सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं और हम उनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। पाठ 10 सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक दिन शिवम ने अपने पिताजी से कहा, पापा जी मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वहां पर अमन रहता है। उसने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों को दिखा दूंगा। यदि आप कहें तो मैं उसके पास चला जाऊं। ठीक है चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना तुम और किसी के साथ मत जाना। अमन को मैं जानता हूँ, वह अच्छा लड़का है। जो भी उसके पास जाता है वह उसकी बहुत सहायता करता है। पापा जी ने कहा, आपने देखा ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्द शिवम, पापा जी तथा उसके दोस्त अमन के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इन्हें व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो अभी बच्चों हमने एक अनुच्छेद पढ़ा जिसमें हम देख रहे थे कि कुछ जो शब्द हैं वो रंगीन दिए हुए हैं। उन शब्दों को हम पढ़कर पता लगा पा रहे हैं कि कैसे उन शब्दों को हमने जो कुछ अनुच्छेद में संज्ञाएं हैं जैसे शिवम, पापा जी और अमन, इनके स्थान पर हमने उन शब्दों का प्रयोग किया है। तो वो ऐसे शब्द जब हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से जो सर्वनाम की परिभाषा होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, यानी कि जो संज्ञा शब्द होते हैं वो सबके नाम होते हैं। अब उनके स्थान पर हम सर्वनामों को प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए ये सर्वनाम होंगे। ठीक है, हमने इसकी परिभाषा पढ़ी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम इसके बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। सर्वनाम के भेद। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम में सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन सभी सर्वनाम के विषय में जानते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जो बोलने वाला है यानी कि वक्ता, अपने लिए, सुनने वाले यानी कि श्रोता के लिए और तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए जो भी उस वाक्य में आएंगे उनके लिए जिन भी शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण है, कक्षा में अध्यापिका छात्रों को गांधी जी के विषय में पढ़ा रही है। सभी छात्र शांतिपूर्वक अध्यापिका द्वारा पढ़ाई जाने वाली बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बोलने वाली क्या है, अध्यापिका, सुनने वाले क्या है, छात्र। जिसके बारे में बात की जा रही है वो है गांधी जी। तो इन पंक्तियों में प्राणी या व्यक्ति की बात की जा रही है। इसी आधार पर जो सर्वनाम के जो भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें। तो ये वाले जब शब्द आएंगे तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, यानी कि जो बोलने वाला है ये अपने लिए प्रयोग कर रहा है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपको। यानी कि अगर हम जो दूसरा हमारी बातें सुन रहा है उसके लिए जब हम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो होंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द, तू, तुम, तुम्हारा, हम, हमें आदि। नेक्स्ट आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द वह, उसे, उन्होंने, उन्हें, वे।
जो हम सर्वनाम में प्रयोग करते हैं। इन तीनों सर्वनामों में हमें वचन का भी ध्यान रखना होता है। अगर मैं होगा तो एक वचन होगा, हम होगा तो बहुवचन होगा, तू और तुम होगा तो एक वचन होगा, लेकिन ये छोटों के लिए प्रयोग होगा, और अगर आप लिखेंगे तो वो बड़ों के लिए या बराबर वालों के लिए। उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं। हमारा परिवार सकुशल है, तुम यह काम कर देना, वह बहुत बोलता है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पर इन चारों उदाहरणों में रंगीन शब्द है हमारा, तुम, वह, मैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे सर्वनाम शब्द है, और ये तीनों तीनों पुरुषों में प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, वह मेरा घर है, यह मेरा विद्यालय है, वह उसका। इन वाक्यों में रंगीन शब्द किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। वह एवं यह शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। तो यहाँ पे क्या करें, ऐसे सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है जो कि किसी दूर या पास की वस्तु या व्यक्ति, स्थान, किसी की ओर भी संकेत करते हैं, इसीलिए इनका नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी है। यह मेरी किताब है, संकेत किया गया किताब की ओर, यह के माध्यम से यह सर्वनाम हो गया। वह मेरा घर है, वह संकेत, वह मेरा घर है तो वह, यह मेरा विद्यालय है, वह उसका, यह और वह। अब इसके बाद है कि कुछ कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं नोट, जैसे ये वह, नोट में इन्होंने बताया है कि वह एवं यह शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी, तो ये दोनों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर होता है कि किन शब्दों को हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में रखें और किन को हम निश्चयवाचक सर्वनाम में रखें। तो चलिए पढ़ते हैं। तालिका के माध्यम से दो कॉलम बनाए हैं, पहले में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरे में निश्चयवाचक सर्वनाम। जब बोलने वाला जिसके विषय में बात कर रहा हूं उसके लिए यह या वह शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह बहुत पढ़ता है, वह कल जयपुर जाएगा। यानी कि जो बोलने वाला वक्ता जब तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहा है, उसके बारे में कुछ बोल रहा है, तो वो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जब वह शब्द किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करता है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह मेरी गेंद है, वह मेरा घर है। अगर शब्द आ रहे हैं और वो किसी संज्ञा की तरफ संकेत करके बताए जा रहे हैं तो फिर वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे यह मेरी गेंद है, गेंद संज्ञा हो गई, उसकी तरफ संकेत करके बताया जा रहा है। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम जो अनिश्चितता को बताएं कि वो किसी भी चीज के विषय में, वस्तु के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, अनिश्चित रहते हैं, तो ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई व्यक्ति दिन रात यहाँ चिट्ठियां भेजकर हमें परेशान करता है, कारण कुछ भी हो पर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कितने समय से हम इस बात की सूचना आपको दे रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुंचकर ठोस कदम उठाइए और हमारी सहायता कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में कोई, कुछ, कितना, किसी जैसे शब्द निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, कितना, किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है ये सर्वनाम प्रश्न पूछने के काम आता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब प्रश्न पूछेंगे तब ये सर्वनाम आएगा। उदाहरण है बाहर कौन खड़ा है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हें किससे मिलना है, यह पुस्तक किसकी है। तो ये सारे हो गए हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। विशेष ये ऐसे सर्वनाम है जिनका उत्तर संज्ञा शब्द है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, आशीष, उत्तर। घर में कौन आया, मामा जी, उत्तर। यानी कि जब हम सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछते हैं तो जब उनका उत्तर आएगा वो किसी ना किसी संज्ञा शब्द में
होगा। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम जो कि दो सर्वनामों के बीच आपस में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोता है सो खोता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो बोया वही काटोगे, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। इन वाक्यों में जैसी वैसी, जो सो, जो वही, जो वह शब्द वाक्य के दो भागों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो हमने देखा यहाँ पर जो कुछ शब्द आए हैं वो एक शब्द के बिना अधूरे लग रहे हैं। तो जब भी दो सर्वनाम शब्द आपस में संबंध स्थापित करें वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग करता स्वयं अपने लिए करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों को करता यानी कि कार्य को करने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं खाना खा लूंगा, मैं खुद उठा लूंगा। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कर्ता द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्ता, ये जो कुछ शब्द हैं उदाहरणों में जो दिए गए रंगीन छपे हुए, ये कर्ता के लिए यानी कि कार्य करने वाले के लिए खुद अपने लिए कार्य करने का बोध करा। तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों हमने पाठ के माध्यम से जाना अच्छी प्रकार से सर्वनाम क्या होते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो है अब बताइए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। सर्वनाम किनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के, क्रिया के, लिंग के, विशेषण के। तो जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं वो किए जाते हैं संज्ञा के स्थान पर। तो हमारा ए विकल्प सही है। नेक्स्ट है सर्वनाम के कितने भेद हैं? 5, 6, 7, 8। तो सर्वनाम के अभी हमने पढ़े 6 भेद होते हैं। तो हमारा बी विकल्प सही है, लगा देंगे बी विकल्प पर। इनमें मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? मैं, वह, तुम, हम। तो मध्यम पुरुष वाचक जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं तुम, तुम्हें, आप आदि। तो अब हम यहाँ पर है हमारा सी पे दे रखा है तुम, तो लगा देंगे सी विकल्प जो कि सही है, तुम। नेक्स्ट है इनमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह, वे, उन्हें। ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये सभी पर लगा देंगे डी विकल्प जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? उन्हें, कोई, हमें, मुझे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है बी वाला ऑप्शन कोई। तो लगाएंगे बी विकल्प पर जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक, निश्चयवाचक। तो उन्हें कहते हैं निजवाचक। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प सही है, करते हैं बी विकल्प पर। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमें उचित सर्वनाम शब्दों से उनकी पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। पहला पढ़ते हैं मैं गणित, क्या आ जाएगा? मैं गणित रिक्त स्थान पढ़ लूंगा। तो हम इसमें लिखेंगे स्वयं, आ जाएगा स्वयं, स्वयं पढ़ लूंगा। नेक्स्ट है खाना, खाना रिक्त स्थान बनाया है, खाना किसने? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग है किसने बनाया है। नेक्स्ट है अगला पढ़ते हैं रिक्त स्थान बहुत मेहनत करते हो, क्या आ जाएगा? तुम बहुत मेहनत करते हो। अगला है रिक्त स्थान गीत गा रहे हैं, क्या आ जाएगा? वे, वे गीत गा रहे हैं। यह साइकिल रिक्त स्थान है, यह साइकिल किसकी? प्रश्न पूछा जा रहा है
यह साइकिल किसकी है? नेक्स्ट पढ़ेंगे, माँ पानी में रिक्त स्थान पड़ा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा, प्रश्न वाला है ये, तो आ जाएगा क्या। माँ पानी में क्या पड़ा है। अगला करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम छांटिए और उनके भेद लिखिए। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से हमें सर्वनाम शब्दों को छांटना है और उनके भेद बताने हैं कि उनके भेद कौन से सर्वनाम के अंतर्गत ये शब्द आया है। तो चलिए करते हैं। मैं अगले सप्ताह लंदन जाऊंगा। तो इस वाले में जो हमारा सर्वनाम शब्द है वो है मैं। और ये किसका उदाहरण है? ये है, जो इसका भेद होगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, उसने अपना पुराना घर बेच दिया। तो उसने अपना पुराना घर बेच दिया। तो यहां पर भी आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद अयान ने कल कार खुद चलाई। तो खुद खुद हो जाएगा, एक सर्वनाम है खुद। तो ये कौन सा सर्वनाम है? ये है निजवाचक सर्वनाम। अगला है, कल रात मेरे घर में कोई घुस आया। तो कोई ये कोई कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनिश्चय वाचक निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। नेक्स्ट है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो यहां पर जो जैसा तो वैसा, तो ये कौन सा है? संबंध बता रहा है, संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम हो गया ये। नेक्स्ट है, दाल में कुछ तो काला है। तो यहां पर हो जाएगा कुछ। इसके बाद है, वे मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। वे, राधा ने चाय अपने आप बनाई, अपने आप। ये किसके केले हैं? किसके? तुम्हें किससे मिलना है? किससे? तुम्हारे पिताजी क्या है? क्या? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें। तो यहां पर मैंने सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर दिया है और इसके भेद आप स्वयं लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका पर। कार्य अच्छी प्रकार से करेंगे, ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़कर, समझकर। अगला है, सुमेल कीजिए। तो यहां पर बच्चों दो कॉलम है। पहले में सर्वनाम के भेद दिए गए हैं और दूसरे में उनसे संबंधित शब्द दिए गए हैं। हमें मिलान करना है, तो चलिए करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, किसने। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह। निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएंगे? स्वयं और अपना, स्वयं और अपना। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हो जाएंगे? यह है और इसमें। संबंधवाचक सर्वनाम है जो, जिसने। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, किसी ने। तो ये हमने मिलान कर लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ये कार्य आपको स्वयं करना है। पाठ के अंतर्गत आपको इनके उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। आप पाठ पढ़ेंगे और प्रश्नों के हल कर लेंगे।
मैं एक बार आपको प्रश्न पढ़कर बता दे रही हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं, भेद सहित लिखिए। इसमें आप सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे और उनके भेद बताएंगे कि कितने भेद हैं, और सारे भेदों के नाम लिखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा भेद सहित लिखिए। आप बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेदों को बता देंगे कि उसके कितने भेद हैं, उनके नाम। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण देकर समझाइए। आप निश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में बताएंगे और उसके 2 उदाहरण लिख देंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताएंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है और उसके भी 2 उदाहरण लिख देंगे। निजवाचक सर्वनाम को समझाइए और सबसे नीचे आप लिखिए निजवाचक सर्वनाम के बारे में कि निजवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं, और उसके भी 2 उदाहरण लिख देंगे। तो ये था पाठ सर्वनाम, जिसे हमने अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने जाना सर्वनाम के विषय में कि सर्वनाम क्या होते हैं और उनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किस प्रकार से किया जाता है। हमने सर्वनाम के भेदों के विषय में भी विस्तार पूर्वक पढ़ा। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और जो भी अभ्यास कार्य अपूर्ण है उसे पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।